SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर व आफियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज और लर्निंग डिसऑर्डर्स एलडी। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या। लर्निंग डिसेबिलिटी इज द सेलेक्टिव डिले इन ओनली वन एरिया। किसी भी एक एरिया में, किसी भी सिलेक्टिव एरिया में डिले होना, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ओनली मैथ, ओनली रीडिंग, ओनली राइटिंग। या तो वो मैथ में डिले हो सकता है, ठीक है, या फिर रीडिंग में या राइटिंग में। तो तीनों में से किसी भी एक चीज़ में डिले होगा तो इट इज़ ही एंड शी इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी। अच्छा, ये ना लर्निंग डिसेबिलिटी जो है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में नहीं आती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में ये फॉल नहीं करती है। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका ताल्लुक किससे? हमारे माइंड से है। माइंड के किसी भी पार्ट में का जो है वो ठीक से डेवलप ना होना, ठीक है, या फिर कोई भी फंक्शन में कोई भी फंक्शन का एबनॉर्मल होना, तो ये है लर्निंग डिसेबिलिटी। इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ओवरऑल लर्निंग डिसेबिलिटी की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सेकंड ग्रेड में सबसे पहले इसकी है कि जब बच्चा सेकंड ग्रेड में होता है ना, तो तब उसके कुछ ना कुछ साइंस और सिम्टम्स सामने आना शुरू होते हैं कि बच्चा जो है वो ठीक से चीज़ों को पिक नहीं कर रहा, वो उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, रीडिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, लर्न करने में प्रॉब्लम हो रहा है, चीज़ें याद नहीं हो रही हैं उसको ठीक से, या फिर वो पेंसिल को ठीक से नहीं पकड़ता है, इस तरह के, ठीक है। इंटेंसिव एजुकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चे को, बहुत शदीद किस्म के। एक मिनट जी। तो इंटेंसिव एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, शदीद किस्म के एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, ठीक है, बच्चे की एजुकेशन इफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम जो है ना, ये लाइफ के एंड तक रहता है, ठीक है। लास्ट टाइम तक इंडिविजुअल के साथ प्रॉब्लम रहता है, ये सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। मीन्स के उसका इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, इनको ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। रीडिंग प्रॉब्लम्स होता है बच्चे को, राइटिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, पुअर मैथमेटिकल, उसका मैथमेटिकल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा। सोशल स्किल्स जो हैं वो पुअर होती हैं, इंटरेक्ट करने में, इंडिविजुअल के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, बातचीत करने में, ठीक है। एंड सेल्फ इस्टीम, वो खुद एतमादी नहीं होती बच्चे में, बिहेवियर इश्यूज होते हैं। अच्छा, टाइप्स कौन कौन सी हैं एलडी की देख लेते हैं। डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या है? ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है, इसमें बच्चे को रीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा होता है। डिसग्राफिया सेकंड इसकी टाइप है, डिसग्राफिया। ग्राफ से ही जाहिर हो रहा है कि ये एक राइटिंग, ग्राफ से क्या मुराद है? ग्राफ में राइटिंग ही होता है, तो मींस कि ये राइटिंग डिसऑर्डर है, लिखने में बच्चे को प्रॉब्लम होता है। एंड थर्ड टाइप है इसकी, डिसकैलकुलिया। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिसऑर्डर है, ठीक है। ये 3 टाइप्स हो गई इसकी। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले हम ना रिस्क फैक्टर्स को देख लेते हैं कि ओवरऑल एलडी के ये तीनों जो टाइप्स हैं, इनके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं। कि प्री मेच्योरिटी, बेबी अगर प्री मेच्योर हो रहा है, ठीक है, मीन्स के वो 7 मंथ में डिलीवर हो जाता है, ठीक है, या फिर 8 में, तो वो प्री मेच्योर होगा। वक्त से पहले अगर बोर्न हो रहा है तो मीन्स के ये प्री मेच्योरिटी है, ठीक है। वेरी लो बर्थ वेट, उसका बर्थ वेट जो है वो बहुत ज़्यादा लो होगा। इसमें इस तरह के बच्चे जो हैं वो भी किसी ना किसी लर्निंग डिसेबिलिटी में फॉल कर सकते हैं। प्री नेटल कॉज भी हो सकती है इसकी, ठीक है। प्री नेटल का आपको सबको पता है, हमने कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज़ पढ़ी थी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्री नेटल को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है। खैर, बिफोर बर्थ का जो पीरियड होता है वही होता है प्रीनेटल का। और इसमें ना निकोटीन का यूज़ किया जा रहा होता है। ये एक केमिकल होती है, एक मेडिसिन होती है निकोटीन, तो इसको यूज़ करने से माइंड इफेक्ट हो रहा होता है, माइंड का कोई भी पार्ट जो है वो इफेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब कॉजेज कौन कौन सी हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, ये ओवरऑल कॉजेज पे हम बात करेंगे। अभी रिस्क फैक्टर भी ओवरऑल है, वन बाय वन डिसेबिलिटीज़ को, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी ना कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता अभी कि लर्निंग डिसेबिलिटी एक्चुअल में हो किस वजह से रही है।
कोई एग्जैक्ट इसकी कॉज नहीं पता, ठीक है। और ये जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो अब नॉर्मली फंक्शन करता है लर्निंग डिसेबिलिटी में। बायोकेमिकल इम्बैलेंस हो सकता है, मोटर प्रॉब्लम्स होते हैं। मोटर प्रॉब्लम अगर होगा तो जाहिर सी बात है फिर उसे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो राइटिंग डिसऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी मीन्स के जीन्स में इशू होता है, ठीक है। जीन्स की वजह से बच्चा जो है वो फिर लर्निंग डिसेबिलिटी की कैटेगरी में फॉल कर सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉवर्टी हो सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में कौन कौन से होते हैं? पॉवर्टी होती है, लैक ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उसकी कमी होती है जिसकी वजह से टेक केयर नहीं किया जाता। इसके अलावा पॉवर्टी होती है, मीन्स के गुर्बत हो सकती है, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। डिफिकल्टी होती है इंफॉर्मेशन, मालूमात वगैरह जो है वो हासिल करते हुए, उनको ठीक से जो है वो लर्न नहीं कर सकते। जो भी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं वो याद नहीं रहती हैं। जेनेटिक कॉजेज हो सकती हैं। जेनेटिक कॉजेज में स्पीना बाइफिडा स्पीना बाइफिडा होता है, बाइफिडा नहीं बफिडा, स्पीना बफिडा, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इनकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये इनकी साइंस और सिम्टम्स को याद रखना है, और ये इसके जो रिस्क फैक्टर हैं और कॉजेज को बस याद रखना है। ये अब स्पीना बिफिडा क्या है इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्लाइन फेंटल सिंड्रोम है। अब एजुकेशनल अप्रोचेस को देख लेते हैं कि एलडी की एजुकेशनल अप्रोचेस क्या हैं। ये मैंडेटरी हैं, इनको ज्यादा अच्छा अगर आप लोग याद रख लें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इसमें ना बहुत सारी मल्टीपल टेक्निक्स यूज करते हैं। अगर कोई बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ है ना तो उसके लिए फिर मल्टीपल टेक्निक्स को यूज किया जाता है कि एक टेक्निक मतलब एक टेक्निक से बच्चे को अगर चीजें नहीं समझ आई हैं तो फिर कोई और टेक्निक यूज कर लें, या एक दो टेक्निक्स को मिक्स करके यूज कर लें, ठीक है। अच्छा, करिकुलम डिलीवर करते हुए डिफरेंट किस्म की टेक्निक को यूज कर लें, डिफरेंट मेथड यूज कर लें, ठीक है। और ग्राफिक पेपर जो है ना वो यूज किए जाएं। ग्राफिक पेपर इस तरह के होते हैं कि जैसे पेपर के ऊपर ना पहले वर्टिकल लाइंस लगी होती हैं और हॉरिजॉन्टल भी लाइंस लगी होती हैं। वर्टिकल आपको पता है ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो इस तरह लाइंस लगी होती हैं, फिर वो बॉक्सेस बने होते हैं, तो बॉक्सेस के अंदर बच्चा इजीली लिख सकता है। वैसे ये वो विजुअल लर्नर बच्चे होते हैं, तो इसलिए फिर वो ग्राफिक पेपर, हमारे ब्लाइंड बच्चे तो विजुअल लर्नर नहीं होते, तो ये ग्राफिक उनके लिए सूटेबल नहीं होता। विजुअल डिस्प्लेस, ठीक है। ऐसी चीज़ों से बच्चे को लर्न करवाएं जो देखकर वो इजीली याद रख लें, ठीक है। और मिनीमोनिक स्ट्रेटजीज के साथ बच्चे को पढ़ाएं ताकि कंपैरिजन करके कोई मिनीमोनिक बना लें कि किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ को याद रखने के लिए, जैसे हैट है, हैट के साथ आप बैट याद करवाएं ताकि बच्चे को जो है वो याद रह जाए, ठीक है। अब डायग्नोसिस कौन कौन से हैं? डायग्नोसिस में कौन कौन से टेस्ट होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी को डायग्नोज करने के लिए? इंटेलिजेंस टेस्ट है नंबर 1, ठीक है ना। इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा होता है? आईक्यू टेस्ट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं। आईक्यू टेस्ट में जी, तो टेस्ट क्या है? पिक्चर्स के लर्नर जो है वो पिक्चर्स को देख के बताता है, बैट है, डिफरेंट किस्म की शेप्स बना दी जाती हैं तो वो देख के बताता है। अगर कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं वो एक दूसरे के साथ मैच कर रही होती हैं, तो फिर उससे पूछा जाता है कि बच्चा बताए कि इसमें कौन कौन सी पिक्चर जो है वो सेम है। तो ये होता ये इस तरह की एक्टिविटीज से बच्चे को लर्न किया जाता है। अगर बच्चा सेम चीज़ों को पहचान रहा है तो मीन्स के बच्चा जो है वो नॉर्मल है, अगर वो नहीं पहचान पा रहा तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ है। इसमें टिपिकल टेस्ट में क्या शामिल है? टिपिकल टेस्ट में शामिल है, ये ना लैंग्वेज बेस्ड होता है, बच्चे की लैंग्वेज को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और विजुअल रीजनिंग, इसमें बच्चे से साथ साथ वर्बल भी पूछा जा रहा होता है कि व्हाट इज दिस, वो फिर पिक्चर्स भी बता रहा होता है, कुछ स्पेलिंग्स होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो चीज़ों को कंपैरिजन करके पूछा जा रहा होता है, ठीक है। तो ये विजुअल चीज़ें हैं सारी, तो इनको ऐसा इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसमें जो एजुकेशनल अप्रोचेस कॉजेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या फिर टाइप्स और साइंस और सिम्टम्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये टेस्ट इसमें कोई इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, बच्चे की ना डायग्नोज करने के लिए क्या किया जाता है? बच्चे की सोशल हिस्ट्री ली जाती है, डेवलपमेंट के बच्चा जो है वो सोशली बच्चा जो है वो किस हद तक उसकी डेवलपमेंट हो रही है सोशली, ठीक है ना। और ये इंफॉर्मेशन किससे ली जाती है? पेरेंट्स से और गार्डियन से ली जाती है कि बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्ट करता है, किस हद तक है उसका, किस हद तक उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। वो माशरे में, स्कूल में किस तरह से है, आपके साथ घर में वो बातचीत करने में किस तरह है, ठीक है, लर्न करता है, कैसे करता है, ये सारी चीज़ें गार्डियन से और पेरेंट्स से पूछी जाती हैं क्वेश्चनरी के जरिए। अच्छा, रिकॉर्ड्स रिव्यू, एक ये टेस्ट होता है रिकॉर्ड्स रिव्यू, ठीक है। इसमें क्या करते हैं?
जो स्टूडेंट होता है ना उसकी रिसर्च, उसके बैकग्राउंड पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। जो डायग्नोज करने वाले हैं, जो डायग्नोज करने वाली टीम है, डॉक्टर्स हैं जो भी हैं, वो डायग्नोज करने के लिए उसके जो बच्चा है, बच्चे के जो बैकग्राउंड है उसकी रिसर्च करते हैं कि उसका एक्चुअल में बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, ताकि वो एग्जामिनर को हेल्प कर सकें। इसके अलावा अदर फैक्टर्स को, जो भी फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। अच्छा, इसमें लर्निंग प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन की जाती है बच्चे की। अच्छा, इसके अलावा अचीवमेंट टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो फिर टीचर से उसके अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पूछा जाएगा कि बच्चा जो है वो अपने टेस्ट में अपने किस तरह के मार्क्स अचीव करता है। उसकी ओवरऑल जो स्कूलिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगा वो लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, बच्चे का बिहेवियर देखा जाता है कि बच्चा जो है वो अडेप्टिव बिहेवियर मीन्स के दूसरों के बिहेवियर को किस तरह से अडॉप्ट करता है, कि अगर करता भी है या नहीं करता है। जो उसे कोई भी टास्क दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या अच्छे बिहेवियर के साथ जो है वो टास्क को परफॉर्म करता है या फिर किस तरह से। बस ये माइनर माइनर सी चीजें थी। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, नंबर 1 पे हमने कौन सी पढ़ी थी? डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या है? ये है स्वेयर डिफिकल्टी होती है डिसलेक्सिया में, रीडिंग में स्वेयर किस्म की, शदीद किस्म की डिफिकल्टी हो रही होती है इंडिविजुअल को रीडिंग करते हुए। और ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के प्रोसेस को इफेक्ट करती है, राइटिंग को भी इफेक्ट करती है। जाहिर सी बात है, जब बच्चा बोल ही गलत रहा है तो वो लिखेगा भी गलत। वो रे को अड़े बोलता है, ठीक है, बी को डी बोल देता है, डी को बी बोल देगा, ठीक है। सी का मुंह जो है वो इंक प्रिंट में अगर लिखे ना तो सी का मुंह राइट साइड पे होता है, तो वो सी का मुंह राइट साइड पे करने के बजाय लेफ्ट साइड पे कर देगा। तो इस तरह से वो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। स्पेलिंग प्रॉब्लम भी होता है, जाहिर सी बात है। जब वो उर्दू है तो वो उर्दू बोलेगा, तो जाहिर सी बात है वो वहां पे फिर लिख भी दे ही देगा, ठीक है। तो स्पेलिंग प्रॉब्लम भी होता है, स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम होता है बच्चे को। हाँ, पीपल विद डिसलेक्सिया। अच्छा, जो डिसलेक्सिया के साथ पीपल होते हैं ना, वो वेरी सक्सेसफुल लाइफ अपनी गुजार रहे होते हैं, बहुत सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे होते हैं। जस्ट उनको रीडिंग में इशू होता है, ठीक है। ये अब जब हम फेमस पर्सनालिटीज को पढ़ेंगे ना तो उसमें काफी सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ हमारे जो डिसेबल लोग हैं वो भी फेमस पर्सनालिटी में आते हैं डिसेबिलिटी की, ठीक है। अच्छा, और वो ना बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ होते हैं वो क्रिएटिव भी होते हैं। अच्छा, इसके अब ना हम इसके डिसलेक्सिया के करेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, सिम्टम्स कौन कौन से हैं। अच्छा, इसमें हमने पहले ही देख लिया कि सिवियर किस्म का रीडिंग डिसऑर्डर होता है बच्चे को। मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन है लर्निंग डिसऑर्डर जितने भी है ना उनमें डिसलेक्सिया इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। और ये क्या है, ये मोर कॉमन इन बॉयज। एक तो ये मोर कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है लर्निंग डिसेबिलिटीज में, और दूसरा ये कौन से जेंडर्स में फॉल करती है, मीन्स के ये बॉयज में ज्यादा होती है, ठीक है। गर्ल्स में इतनी नहीं होती है, बॉयज में ज्यादा होती है। स्लो रीडिंग होती है इसमें, बच्चा जो है वो रीडिंग बहुत स्लो स्लो कर रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा होता है, बार बार बीच में रुक रहा होता है, ठीक है। रीडिंग भी पुअर होती है, ठीक है, स्लो रीडिंग होती है, इसके अलावा पुअर भी होती है। स्लो हैंड राइटिंग, जाहिर सी बात है वो बोलता जब आहिस्ता आहिस्ता तो राइटिंग भी फिर आहिस्ता आहिस्ता करेगा, आहिस्ता आहिस्ता लिखेगा, उसकी स्पीड भी लिखने में बहुत ज़्यादा स्लो होती है। अच्छा, पुअर हैंड राइटिंग, ये दो सेम ही पॉइंट होते हैं। अच्छा, कंप्रीहेंशन जो है पुअर रीडिंग के साथ साथ इसका बच्चे का जो कंप्रीहेंशन है ना वो भी पुअर होता है, ठीक है। स्पेलिंग भी पुअर होते हैं, और जो ऑडिटरी प्रोसेस होता है ना वो भी पुअर होता है। जैसे हम कितनी तेजी से हमारी हमारे कानों के जरिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑडिटरी वे से जो है वो हम अचीव कर रहे होते हैं, हम सुन रहे हैं कितनी तेजी से। लेकिन वो बच्चा जो है ना वो ऑडिटरी प्रोसेस में भी वीक होता है, जल्दी से वो इतनी जल्दी से चीजों को सुन नहीं पा रहा होता। स्पीच भी इसमें डिले होती है, ठीक है। और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा पुअर होती है। जैसे ग्रीन है तो उसको वीन बोल देगा, ठीक है। लेटर्स के सीक्वेंस में भी जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं। जैसे 10 है, TEN 10 होता है, तो वो क्या करेंगे, वो NET नेट लिख देंगे, ठीक है। जब बोल ही नेट रहे हैं, 10 को नेट बोल रहे हैं, तो वो लिखेंगे भी फिर नेट ही लिखेंगे ना, वो 10 नहीं लिखेंगे। और इसके अलावा स्पेशल प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। जैसे वो मैं एग्जांपल पहले दे चुकी हूँ कि डिसलेक्सिया के जो पेशेंट होते हैं वो डी को बी बोल देते हैं या बी को डी बोल देंगे, ठीक है। 6 को 9 और 9 को 6 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इंक प्रिंट में पता क्या होता है, जो 6 होता है ना उसका जो ऊपर वाली साइड है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ को ऐसे तिरछी करके ना वो टर्न की हुई होती है, ठीक है। और जो 9 है उस और नीचे से 6 को गोल किया हुआ था सर्कुलर सर्कुलर शेप में। और जो 9 है, 9 को ऊपर से गोल किया होता है, 6 की जैसे ऊपर को टर्न की हुई थी ना, इसी तरह जो 9 है उसकी जो निचली साइड है उसको लेफ्ट साइड
पे थोड़ा सा लाके तो उसको टर्न किया जाता है, तो इसलिए वो 6 और 9 में कंफ्यूज होते हैं कि 6 कौन सा है और 9 कौन सा है। इसी तरह डी और बी में कंफ्यूज होते हैं और सी का मुंह जो है वो किसी और साइड पे कर देते हैं। एफ और ई में कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि एफ के 3 लेग्स होती हैं और एफ की 2 लेग्स होती हैं, तो इस तरह की सेम मिलती जुलती चीजों में कंफ्यूज होते रहते हैं, बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं। अच्छा, सीक्वेंस बरकरार नहीं रहता उनका ना, काम करते हुए बार बार चीजें आगे पीछे कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, जो चीज पहले आ रही है उसको बाद में कर देंगे, जो बाद वाली चीज है उसको पहले कर देंगे, ठीक है। कॉजेज को देख लेते हैं कि कॉजेज कौन कौन सी हैं, किस वजह से हो सकती है डिसलेक्सिया। ये हेरिडिटरी होता है, ठीक है। और डिसलेक्सिया के साथ जो बच्चे हैं ना, वो कितने परसेंट हैं, 40% बच्चे जो हैं वो डिसलेक्सिया के साथ हैं और 49% सेम प्रॉब्लम के साथ पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। 40% बच्चे और 49% पेरेंट्स हैं। अच्छा, इनएबिलिटी होती है ब्रेन एरियाज में, एक दूसरे के साथ मिलके काम नहीं कर रहे होते हैं, और वो एरिया जो है ना वो प्रोसेस नहीं करता जो लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है हम ब्रेन स्ट्रक्चर को पहले इसीलिए पढ़ चुके हैं क्योंकि आगे जितने भी डिसऑर्डर्स को हमने पढ़ना है वो सारे के सारे रिलेट करते हैं हमारे माइंड के साथ, इस वजह से ब्रेन स्ट्रक्चर को मैंने पहले पढ़ाया था, ठीक है। तो जो ब्रेन एरिया, वो वाला ब्रेन का एरिया जो लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ठीक से फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, इसलिए बच्चे को रीडिंग डिसऑर्डर हो रहा होता है, ठीक है। इसलिए उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा होता है, बोलने में इशू हो रहा होता है, ठीक है, और वर्क प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इनका जो हमने पढ़ा था ना लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, वो इनका इक्वल होता है। ऐसा होता है कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसका लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो मतलब जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो गोलाई शेप में होगा और जो राइट हेमिस्फेयर है वो गोलाई शेप में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ हैं उनके दोनों साइडों से सेम शेप होगी, गोलाई शेप में होगा, तो इसलिए फिर इनको लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर दोनों की, ठीक है। शेप दोनों साइडों से एक ही जैसी होगी। और इसको लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर को दोनों को मिला के क्या कहते हैं, प्लेनम टेम्पोरल, ठीक है, प्लेनम टेम्पोरल कहते हैं इसको। तो ये नॉर्मल चाइल्ड में क्या है, एक साइड से गोलाई शेप में होता है और दूसरी साइड से गोलाई शेप में नहीं होता, ठीक है, उसकी सरफेस वैसी नहीं होती है, और जो पर्सन्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उनमें ये दोनों साइडों से गोलाई शेप में होगा, ठीक है, बोथ हेमिस्फेयर्स में। बता रही हूँ। अब डायग्नोसिस को देख लेते हैं। जो डिसलेक्सिया हम पहली टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, अब इसके डायग्नोसिस को देख लेते हैं कि ये डायग्नोज कैसे होता है। इसमें ना बच्चे की केस हिस्ट्री ली जाती है, ऑब्जर्वेशन टेस्ट किए जाते हैं बच्चे के, कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन ली जाती है बच्चे से, ठीक है, बच्चे से ली जाती है, उसके पेरेंट्स से ली जाती है, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, और एजुकेशनल हिस्ट्री भी बच्चे की ली जाती है कि एजुकेशनल हिस्ट्री उसकी इस वजह से ली जाती है कि क्या एजुकेशनल हिस्ट्री से भी बच्चे की लगा सकते हैं कि टीचर से पूछा जाता है कि बच्चा जो है वो बोलने में किस तरह से है, वो वर्ड को किस तरह से पिक करता है, ये वो सारा कुछ उससे पूछा जाता है। बर्थ कॉम्प्लिकेशंस भी पूछे जाते हैं कि क्या कोई एट डिलीवरी, जब डिलीवरी हो रही थी तो क्या बच्चे में कोई मीन्स के कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं थे। लैंग्वेज स्किल्स को देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्कूल इश्यूज देखे जाते हैं, मल्टी कल्चरल इश्यूज देखे जाते हैं, ठीक है, सोशल इश्यूज देखे जाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग को जो है ना वो मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट को डायग्नोज किया जाता है। अच्छा, अब एजुकेशनल टेक्निक्स इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, या एजुकेशनल अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसमें ना क्या करते हैं, कलर स्ट्रिप्स, रीडिंग के लिए ना बच्चे की रीडिंग को इनहेंस करने के लिए कलर स्ट्रिप्स जो है ना वो यूज की जाती है। यानी एक लाइन हम रीडिंग के लिए जब हम बच्चे को रीडिंग करवा रहे हैं तो एक लाइन हम रेड कलर में लिख देंगे, दूसरी हम ब्लू कलर में लिख देंगे, तीसरी हम ब्लैक कलर में लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चे की कुछ ना कुछ रीडिंग जो है वो इनहेंस हो जाती है। अगर वो बच्चा 1-2 क्लास का है तो फिर उसे क्या करेंगे, उसे 1 हम ब्लू कलर में लिख देंगे, 2 हम रेड कलर में, तो फिर बच्चे से कहेंगे ये जो 2 है वो रेड कलर में है, तो वो आपने याद रखना है, ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन से बच्चा अच्छे से लर्न कर सकता है, तो इस तरह से हम इनकी रीडिंग एबिलिटी को इनहेंस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है बच्चे को रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, ठीक है। नियर सीटिंग, टीचर के पता क्या करता है, टीचर अब बच्चे को अपनी सीट के करीब बिठा लेता है। जब वो बच्चे को फिर रीडिंग करने के लिए कहता है, फिर उसे बार बार टीचर जो है वो वर्बली गाइड करता रहता है। जब टीचर राइटिंग करवाता है, ठीक है, तब भी वो बच्चे को अपनी सीट के पास बिठाएगा, बच्चे को बार बार पेंसिल से जो है वो रेज करके बताएगा, नहीं आप ऐसे नहीं, ऐसे लिखें, बार बार उसकी जो है वो राइटिंग को बेहतर करवाने की कोशिश करता है, ठीक है, उसके स्पेलिंग को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ ओवरकम हो जाता है, वो सीख जाते हैं।
इसके अलावा गेम्स के ज़रिए सिखाएं, साउंड मैचिंग के ज़रिए सिखाएं, जैसे साउंड मैचिंग कर लें, जैसे ए है तो ए के साउंड जैसे ए फॉर एप्पल आ इस तरह से करके सिखा लें, बी फॉर बैट बब बब इस तरह से करके सिखाएं, ठीक है। साउंड या फिर अगर आपने एनिमल्स नेम याद करवा रहे हैं तो बच्चे को एनिमल्स की शेप दिखा दें, ठीक है। शेप्स दिखाने के साथ साथ पिक्चर्स दिखाएं उसको। अगर वो बच्चा फिर भी नहीं लर्न कर रहा तो फिर आप एनिमल्स की साउंड बच्चे को सुनवा सकते हैं, ठीक है। हैन की साउंड सुनवा दें, या जो भी आप बर्ड्स नेम याद करवा रहे हैं तो बच्चे को इस तरह से आप सिखा, साउंड मैचिंग के जरिए, गेम्स के जरिए आप सिखा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कंप्यूटर पे कुछ ऐसी कंप्यूटर पे कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जो फोनिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए होती हैं, उन गेम्स के जरिए आप सिखा सकते हैं, ठीक है। रिपीटिंग इंस्ट्रक्शन, बार बार बच्चे को रिपीटिंग इंस्ट्रक्शंस दें, बार बार दें, ठीक है। बार वर्बली गाइड करते जाएं, बार बार दें। एक बार बताया है कि आपने ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, बार बार उसकी वर्ड प्रोनाउंसिएशन को ठीक करें, ठीक है। बच्चे से कहें एक लाइन है, उसको वो बच्चा जो है वो स्लोली स्लोली पढ़ रहा है, उसे 10 बार कहें कि यही लाइन आपके सामने, वो दोबारा से पढ़े, दोबारा से पढ़े, पढ़ता जाए इस तरह से। बदतमीज। अच्छा, राइमिंग बुक्स के जरिए बच्चे को पढ़ाएं। राइमिंग बुक्स पता है क्या होती हैं? ऐसी बुक्स लें जिनमें ना मिलते जुलते वर्ड्स हों, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, हैट, बैट, कैट, इस तरह के वर्ड मिला मिला के बच्चे को याद करवाएं, ये राइमिंग बुक्स होती हैं, ठीक है। रीडिंग जो बच्चे की रीडिंग इफेक्ट है उसको इनहेंस करने के लिए राइमिंग बुक्स यूज करें। टास्क एनालिसिस, ठीक है। स्मॉल चंक्स में ना बच्चे को ताकि बच्चा जो है वो अपनी असाइनमेंट को अच्छे से कंप्लीट कर ले, तो स्मॉल ब्रेकिंग बच्चे को कुछ ब्रेक दे दें असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, स्मॉल चंक्स में उसको डिवाइड कर दें, ठीक है। असाइनमेंट जो भी उसे देंगे, जो भी टास्क देंगे, बच्चे को सोचने के लिए, जब क्वेश्चन आंसर आप कर रहे होते हैं तो बच्चे को सोचने के लिए कुछ ना कुछ टाइम दें। टीचर जब क्वेश्चन आंसर कर रहा होता है, बच्चे से क्वेश्चन कर रहा होता है, तो टीचर बच्चे से ये ना कहे कि जल्दी जल्दी बताओ, उसे सोचने के लिए कुछ टाइम दे, तो बच्चा थोड़ा सा सोच के वो एक ठीक से आंसर कर देता है। अच्छा, नंबर 2 पे हमने क्या पढ़ा था? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? ग्राफ से ही जाहिर हो रहा है कि ये एक राइटिंग डिसऑर्डर है, सॉरी, ये सिवियर हैंड राइटिंग प्रॉब्लम है विद फाइन मोटर स्किल, और ये फाइन मोटर स्किल्स की वजह से होता है, ठीक है। और ये भी न्यूरोलॉजिकल इशू है, क्योंकि हमारी जो फिंगर्स मूव करती हैं, हमने पढ़ा था ना कि वो हमारे मोटर एरिया जो था उसके साथ उसके पास इंफॉर्मेशन जाती है, उस एरिया में जाके प्रोसेस होता है, ठीक है। और फिर हमारी फिंगर्स मूव करती हैं, मैसेज पहले हमने फिंगर को मूव किया, तो मैसेज माइंड को गया, माइंड ने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद जो है वो हमारी फिंगर ने मूव किया। तो इस वजह से फिर मोटर एरिया कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और इसकी 3 टाइप्स हैं। डिसलेक्सिया में तो कोई टाइप नहीं थी, लेकिन इसकी अब जो हमने दूसरी टाइप पढ़ी थी लर्निंग डिसेबिलिटी की, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया की आगे से 3 टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। डिसलेक्सिक डिस्ग्राफिया, 2 मोटर डिस्ग्राफिया, 3 स्पेशल डिस्ग्राफिया। अब टाइप्स ऑफ डिस्ग्राफिया को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हमने सिर्फ डिस्ग्राफिया को देखा, अब टाइप्स देखी हैं, और टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ओके। डिसलेक्सिक डिस्ग्राफिया ये क्या है? एलिजिबल राइटिंग, वो राइटिंग के लिए तो बच्चा कुछ ना कुछ एलिजिबल होता है, लेकिन वो उसकी राइटिंग गंदी होती है, ठीक है, इतनी प्यारी नहीं होती है। वो वर्ड्स को लिटा लिटा के लिखेगा, वो वर्ड्स को अच्छा नहीं लिखेगा, वो उसकी बैड सी राइटिंग होगी, ठीक है। फिंगर टाइपिंग स्पीड किस तरह की होती है? वो नॉर्मल होती है। स्पेलिंग उसके पुअर होते हैं, ठीक है। कॉपी बहुत गंदी होती है उसका, होमवर्क हो, क्लास वर्क हो, वो बहुत गंदा होता है। अच्छा, गंदा कैसे होता है? वो बार बार लिखते हुए बीच में कट लगा रहा है, ठीक है, लफ्ज गलत हो गया, वहां से काट दिया, रेज नहीं करता है, या रेज कर करके बहुत ज्यादा रेज करने से भी कॉपी गंदी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कॉपी उनकी इस वजह से गंदी होती है। मोटर डिस्ग्राफिया सेकंड नंबर पे है। डिस्ग्राफिया की टाइप मोटर डिस्ग्राफिया। अब मोटर डिस्ग्राफिया क्या है इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ना मसल टोन का प्रॉब्लम होता है, फाइन मोटर स्किल भी वीक होती है, मसल टोन जो है वो भी वीक होते हैं, तो ये भी एक राइटिंग प्रॉब्लम ही है। अच्छा, इसमें भी जो है वो राइटिंग के काबिल तो होता है, लेकिन क्या होता है, इसमें फिंगर टाइपिंग स्पीड उसमें नॉर्मल थी, इसमें स्लो होती है, ठीक है। इसमें जो फिंगर की टाइपिंग की स्पीड है वो बहुत स्लो होती है। स्लैंट राइटिंग, बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिखता है, ठीक है। पेन होल्डिंग जो है ना वो भी बहुत ज्यादा पुअर होती है, ठीक है। जब राइटिंग स्लो है, स्लैंट है, तो जाहिर सी बात है फिर पेंसिल ग्रिप भी उसकी ठीक नहीं होगी, वो पेंसिल पे ग्रिप नहीं कर सकता, ठीक है, बार बार उसके हाथ से पेंसिल गिर जाती है। तो ऑरल स्पेलिंग उसके बच्चे के नॉर्मल होते हैं, लेकिन अच्छा ठीक है। नंबर 3 पे है स्पेशल डिस्ग्राफिया।
स्पेशल से आपको पता है स्पेशल का क्या मतलब होता है, स्पेस का, ठीक है। इसमें बच्चे को स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता कि वर्ड्स के सेंटर में उसने स्पेस कितना देना है, ठीक है। हमारे कुछ ब्लाइंड्स बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 2 सेल छोड़ देते हैं। जैसे उन्होंने दा लिखा, दा लिखने के बाद उन्होंने जब कोई भी और वर्ड लिखा, दा स्कूल लिखा या फिर चिल्ड्रंस लिखा, चिल्ड्रन लिखा, तो वो दा लिखने के बाद 2 सेल छोड़ेंगे और उसके बाद फिर वो जाके चिल्ड्रन लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी वर्ड लिखने के बाद गैप दिया जाता है हमारी रेगुलर राइटिंग में, तो इसमें भी बच्चे को जो है वो कुछ ज्यादा गैप देता है। कभी किसी वर्ड्स में वो ज्यादा गैप दे देता है, किसी वर्ड्स में वो बहुत ज्यादा गैप नहीं देता। समटाइम ऐसा होता है वो दा के जो स्पेलिंग्स हैं THE, तो वो टी लिखेगा, उसके बाद बहुत ज्यादा स्पेस दे देगा और उसके बाद HE लिख देगा, ठीक है। तो इस तरह से उसको कॉन्सेप्ट नहीं होता कि स्पेस कहाँ पे देना और कहाँ पे नहीं देना। डबल लॉन्ग स्पेस प्रॉब्लम अमंग वर्ड, ठीक है। 2 वर्ड के बीच में या दो से ज्यादा वर्ड्स हैं, उनके बीच में एस जो है वो डबल दे देता है, डबल लॉन्ग स्पेस दे देता है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है वो वर्ड्स के बीच में स्पेस देता ही नहीं है। ये ब्रेल में भी काफी बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो ब्रेल लिखते हुए भी वर्ड के बीच में स्पेस नहीं देते हैं। जैसे इज, आर, एम लिख रहे हैं, ठीक है, इज आ लिख रहे हैं, तो इसके बाद फिर स्पेस नहीं देते हैं बल्कि आ फौरन ही लिख देते हैं। इसी तरह हमारे रेगुलर राइटिंग में भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकते हैं बच्चे के साथ। अच्छा, बच्चे में ना बच्चा इनेबल होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऊपर लिखते हुए। हमारे ना जो रेगुलर बुक्स होती हैं, सॉरी कॉपीज होती हैं, उनके ऊपर हॉरिजॉन्टल टाइप लाइंस लगी होती हैं, उन लाइन के ऊपर ऊपर बच्चे ने लिखना होता है। अब बच्चा या तो लाइन से नीचे चला जाएगा या तो लाइन को टेढ़ा कर देगा, ऊपर की तरफ को चढ़ा देगा बहुत ज्यादा, या समटाइम ऐसा होता है वो वर्ड के ऊपर वर्ड चढ़ा देता है, हालांकि उसको नजर भी आ रहा होता है, लेकिन वो क्या है कि उसकी मूवमेंट इशू की वजह से वो ऐसा कर रहा होता है। अच्छा अच्छा, एलिजिबल राइटिंग, ये सब में ही है। राइटिंग लिखने के काबिल तो होते हैं तीनों डिसेबिलिटी, तीनों डिसऑर्डर्स जो हैं, तीनों टाइप्स में हमने देख लिया कि लिखने के काबिल तो होते हैं, लेकिन राइटिंग गंदी होती है, ठीक है। डिफरेंट इश्यूज होते हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। कॉपी वर्क करने के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। पुअर ड्राइंग स्किल्स, उसकी जो ड्राइंग की स्किल्स होती है ना वो बहुत ज्यादा पुअर होती हैं। ड्राइंग में आपको पता है बैंगल्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स बना के उनमें कलर्स वगैरह किए जाते हैं, तो ये इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं होती है। स्पेलिंग नॉर्मल ही होते हैं इसमें, और जो फिंगर टाइपिंग स्पीड है वो कुछ ना कुछ नॉर्मल होती है। अच्छा, साइंस और सिम्टम्स को देख लेते हैं। अब ना हमने तीनों टाइप्स को अलग अलग से डिस्कस किया ना। अब जो साइंस और सिम्टम्स हैं ये ओवरऑल तीनों के हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, तीनों टाइप्स के हैं डिस्ग्राफिया की, ठीक है। डिसलेक्सिक डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिक डिस्ग्राफिया था, और दूसरी कौन सी थी? अच्छा, ये तो अब तीनों जो टाइप्स थी ना उनमें राइटिंग एलिजिबल थी स्टूडेंट के लिए। अच्छा, पुअर अलाइनमेंट किस में थी? हमारी थर्ड वाली टाइप में थी, जिसमें हम बच्चा जो है वो उसकी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी होती है, लाइन में बहुत ज्यादा टेढ़ी कर रहा है, तो ये ओवरऑल कॉजेज हैं। स्पेसिंग पुअर होती है, पुअर मार्जिन होता है। मार्जिन पुअर कैसे होता है? जब हमारी जो रेगुलर बुक्स होती है ना उनमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे ना मार्जिन लगाया हुआ था, लाइंस लगाई होती हैं, ठीक है। तो बच्चे को पता नहीं चलता कि जब मैं लेफ्ट राइट साइड से मैंने उर्दू लिखनी स्टार्ट की है, तो लाइन के कहाँ से मैंने स्टार्ट करनी है। वो कभी लाइन के सेंटर से शुरू कर लेगा, और या फिर कभी ऐसे करेगा अगर स्टार्ट से शुरू ही कर लिया तो लाइन पूरी नहीं लिखेगा, बल्कि लाइन हाफ ही छोड़ के नीचे से जाके दोबारा से शुरू कर लेगा निचली लाइन से। तो इस तरह का मार्जिन होता है, ठीक है। कॉपिंग, अच्छा, पुअर स्पेलिंग ये भी पढ़ लिया था हमने। अच्छा, ग्रामर भी इनकी भी बहुत ज्यादा पुअर होती है, पंक्चुएशन बहुत ज्यादा पुअर होती है। ग्रामर आपको पता ही है, उर्दू की इंग्लिश की ग्रामर बहुत ज्यादा पुअर होती है, ठीक है। पंक्चुएशन पुअर होती है, पता नहीं चलता कि कोमा कहाँ पे देना है, सेमीकोलन कहाँ पे देना है, ठीक है, फुल स्टॉप कहाँ पे देना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे देना है, हमने यही हमारे पंक्चुएशन साइंस होते हैं। अच्छा, पुअर स्पेशल प्लानिंग होती है पेपर में, मतलब पेपर के दौरान भी बच्चे को नहीं पता चल रहा होता कि उसने स्पेस कहाँ पे देना है, ठीक है, कहाँ तक जाके उसने लिखना है, ठीक है। समटाइम हमारे बच्चे जो ब्रेल प्रोफिशिएंसी देने जाते हैं वहां पे भी उनको इस तरह के इश्यूज हो रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता हमने पेपर शुरू कहाँ से करना है। अच्छा, जो अपर केस और लोअर केस होते हैं ना, छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी, उनको भी मिक्स कर देते हैं। हमारी रेगुलर जो राइटिंग है ना उसमें अपर केस में के लिए ए की शेप कुछ और तरह होती है, ठीक है, बी की शेप कुछ और तरह होती है, और जो हमारे लोअर केस राइटिंग में होती है, रेगुलर राइटिंग होती है लोअर केस में, उसकी ए को जो है वो मतलब छोटे बच्चे को सिखाने के लिए ना 4 लाइंस लगी होती हैं। 4 लाइन के ऊपर बच्चे ने, अब जो बड़ी एबीसी हमारी वो 3 लाइनों के ऊपर, ऊपर वाली 3 लाइनों के ऊपर लिखी जाती है, ठीक है, कॉपी के अंदर लाइनें ऐसे लगी होती हैं। और जो छोटी एबीसी है उसका ए सेंटर वाली 2 लाइनों पे लिखा जाता है, उसका बी जो है वो ऊपर वाली 3 पे लिखा जाता है, ठीक है।
उसका सी जो है वो सेंटर वाली 2 लाइनों पे लिखा जाता है, इस तरह से होता है। तो वो बच्चा जो है वो इस चीज़ में कंफ्यूज होता है कि ना उसे अपर केस का पता चल रहा था ना लोअर केस का, दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। डिफरेंट लेटर साइज में भी अब उसको पता नहीं होता कि वो वाई, जब उसने एन ही लिखा ना, ANY, तो उसने ए लिखा, ए के बाद एन और वाई। अब वाई का साइज उसने किस तरह का रखना है, वाई का जब हम वाई लिखते हैं तो वाई के साइज को हम नीचे की तरफ को थोड़ा सा लंबा ले जाते हैं, यानी ए और एन से वो थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। लेकिन वो इस चीज में कंफ्यूज होगा कि वाई मतलब जो वर्ड्स लेटर्स होते हैं उनको ऊपर नीचे कर देता है, ठीक है। वाई को जो है वो उनके इक्वली लिख देगा। अच्छा, इनको ना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जरूरत होती है वर्बल क्यूज की। अब गाइड करते रहेंगे कि ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना, ऊपर वाली 2 लाइनों पे लिखो, नीचे वाली 3 लाइनों पे लिखो, इस तरह से गाइड करते रहेंगे। वो रेज करके बार बार लिखता रहेगा, वर्बल क्यूज देते रहेंगे, बच्चा सही लिखेगा। जैसे ही आप उसे गाइड करना छोड़ देंगे तो वो मतलब प्रैक्टिकल बार बार उसको आप करवाएंगे ना, कहीं जाके फिर उसकी कुछ ना कुछ रीडिंग राइटिंग इनहेंस हो सकती है। अदरवाइज वर्बल क्यूज उसको आपको देना पड़ेगा। अक्सर क्या करते हैं, बार बार वर्ड्स को ना रेज करते हैं, डिलीट कर देते हैं, मीन्स के डिलीट करते हैं, बार बार रेज कर रहे होते हैं, ठीक है। अलिफ, बच्चे को अलिफ लिखो, वो अलिफ लिखेगा, ठीक है। वो फिर उसको बार बार गलत कर देगा, वो सीधा स्ट्रेट नहीं लिखेगा अलिफ को, वो गलत कर देगा, ठीक है। फिर रेज करेगा, फिर हालांकि अगर वो सही भी लिख लेगा ना, फिर भी वो उससे लगेगा शायद में भी मैंने गलत लिख लिया, वो फिर रेज कर देगा। तो वो रेज रेज कर करके अपनी कॉपी की हालत खराब कर लेता है, पेज गंदा हो जाता है। अच्छा, बहुत ज्यादा जब डिटेल में राइटिंग कर रहा होता है तो वो इंटेंट मतलब अटेंशन उसकी जो है ना वो डाइवर्ट हो जाती है, तो वो आगे पीछे कर देता है कि जो जैसे कायदे आजम कैसे लिख रहा है, तो वो कोई जो उसकी एजुकेशन है उसको पहले लिख देगा, ठीक है, और उसकी जो तारीख पैदाइश है उसको बाद में लिख देगा, इस तरह से। अच्छा, इसमें ना लिखते लिखते क्या होता है, बच्चे के हाथ में फिंगर्स में, हाथों में पेन होना शुरू हो जाता है, क्रैम्प पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है बच्चे की। अब जब हम पेपर के ऊपर लिख रहे होते हैं ना, तो हमारे आर्म की जो शेप है वो एल शेप बनती है, ठीक है। तो वो शेप बनाने में उसको बहुत ज्यादा इशू हो रहा था, उसकी पेपर के ऊपर जो उसका हैंड बेंड होता है, ठीक है, लिखते हुए उसमें उसको प्रॉब्लम हो रहा होता है इंडिविजुअल को, ठीक है। उसकी जो फिजिकल ओरिएंटेशन है वो भी बहुत ज्यादा पुअर होती है, उसकी फाइन मोटर स्किल बहुत ज्यादा पुअर होती है, ठीक है। अब डिस्ग्राफिया के डायग्नोसिस को देख लेते हैं कि डायग्नोसिस कौन कौन से हैं। लिखते हुए बच्चे के हैंड में क्रैम्प पड़ रहे होते हैं, ठीक है। फाइन मोटर स्किल उसकी जो है वो बहुत ज्यादा वीक होती है, वो इनहेंस नहीं होती है। फिंगर टाइपिंग स्पीड में प्रॉब्लम हो रहा था बच्चे को, समटाइम स्लो होती है, समटाइम नॉर्मल नॉर्मल तो होती है, लेकिन फिर भी लिखने में प्रॉब्लम हो रहा होता है उसे। और जब उसे लिखने के लिए काम मिल जाए ना, तो उसको वो फटीक ही समझता है, कहता है मुझे क्यों मिल गया है, ऐसे कहता है वो। अच्छा, पेन ग्रिप उसकी जो है वो नॉर्मल नहीं होती है, वो बार बार उसके हाथ से पेन गिर जाता है, ठीक है। तो वो पेन पकड़ नहीं सकता ठीक से। पोस्चर उसका ठीक नहीं होता, पोस्चर किस तरह से, वही बेंडिंग वाली बात है, ठीक है, कि हैंड एल शेप में बेंड नहीं होता लिखते हुए। और या फिर आप उसको डायग्नोज करने के लिए राइटिंग टेस्ट ले सकते हैं, बच्चे को कहीं हमें लिख के दिखाया, ठीक है। वो जाहिर सी बात है, जब लिख के दिखाएगा फिर आप चेक कर सकते हैं, डॉक्टर चेक कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट में देख लेते हैं कि इसको ओवरकम कैसे किया जाता है, ठीक है। इसमें ना ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ थेरेपिस्ट जो है उसके साथ बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स पे काम करवाया जाता है। वो इम्प्रूव करता है इंडिविजुअल की कुछ ना कुछ फाइन मोटर स्किल्स को। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है बच्चे का, और वो ब्रेन के साथ रिलेट करता है। रिपीटेड राइटिंग ट्रेनिंग, बार बार उसको ट्रेनिंग करवाएं, लिखवाएं, बार बार लिखवाएं, बार बार लिखवाएं, ठीक है। ए से लेकर डी तक आपने उसे होमवर्क दिया, क्लास वर्क दिया, बच्चे से कहें कि बार बार लिखे, वो पहले पूरा पेज दें बच्चे को लिखने के लिए, फिर उसे कहें बार बार एक्टिविटी में लगाए रखें, उसे लगाए रखें, ठीक है। अब एजुकेशनल अप्रोचेस पे आ जाते हैं कि इसमें एजुकेशनल अप्रोचेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर दें बच्चे को, ग्राफ पेपर पहले पीछे डिस्कस हो चुका है आपका, ग्राफ पेपर किस तरह का होता है, ठीक है। बॉक्सेस बने हुए होते हैं उसमें, उसके अंदर अंदर बच्चा जो है वो लिखता है बॉक्सेस के अंदर अंदर। ये मोस्टली मैथ के लिए हमारे रेगुलर जो हमारी कॉपीज होती हैं उनमें यूज होता है, लेकिन दूसरी किसी और सब्जेक्ट के लिए भी आप उसे ग्राफ पेपर दे सकते हैं। गुड पोस्चर, उसका जो राइटिंग का पोस्चर है उसको गुड बेहतर करने की कोशिश करें, ठीक है। टीचर उसको पोस्चर को बेहतर करने की कोशिश करें कि आपने पेंसिल ऐसे नहीं पकड़नी, ऐसे पकड़नी है, आपने पेज के ऊपर अपना पोस्चर ऐसे बनाना है, ठीक है। उसका पोस्चर जो है वो उसकी आर्म की जो एल शेप है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करे टीचर। कंप्यूटर पे बच्चे से राइटिंग करवा लें, ठीक है। बच्चा जो है उसकी राइटिंग गंदी है तो उसको लैपटॉप पे राइटिंग करवा लें, कंप्यूटर पे करवा लें। इसके अलावा बच्चे को राइटिंग अगर नहीं आती है तो ठीक है, आप उससे ओरल एग्जाम ले लें, ठीक है। उसको टैप रिकॉर्डर दे सकते हैं आप,
लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। जैसे टीचर है वो बोर्ड पे लिख रहा होता है, तो हमारे विजुअल लर्नर्स बच्चे जो होते हैं वो देख देख के कॉपी कर रहे होते हैं, तो वो बच्चे की राइटिंग गंदी है तो टीचर उसे जो है वो लेक्चर को रिकॉर्ड करते जो भी लिखा हुआ है। ऐसी पेंसिल का यूज करें जिसके ऊपर रबर लगा हुआ था। वो पेंसिल जो है ना, वो जहाँ से पेंसिल की टिप के ऊपर वाली साइड पे बाज पेंसिल मैंने देखी हैं, वो ऐसी होती हैं, उनके ऊपर बहुत सॉफ्ट किस्म का जो है वो रबर लगा हुआ होता है। तो ऐसी पेंसिल बच्चे को दें ताकि वो बच्चा ग्रिप करने में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके हैंड में कोई क्रैम्प वगैरह ना पड़ जाए, या उसके हैंड अगर फाइन मोटर स्किल्स की वजह से उसके हैंड या मसल ट्यून की वजह से उसके जो हैंड हैं वो पेन करते हैं, तो ऐसी पेंसिल दें जो हार्ड ना हो, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और उसके ऊपर रबर लगा हुआ हो, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट राइटिंग एग्जाम लिया जाए बच्चे से, ठीक है। आप उसे शॉर्ट करके मीन्स के बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप उसे शॉर्ट करके कहें कि बच्चा जो है वो शॉर्ट लिख दे। जो उसको होमवर्क देना है वो भी शॉर्ट दें, थोड़ा थोड़ा करके दें, क्लास वर्क भी थोड़ा थोड़ा करके दें। या फिर नोट्स ही शॉर्ट बनवाएं बच्चे को। अच्छा, थर्ड टाइप है डिस्कैलकुलिया। हमारी दो टाइप डिस्कस हो चुकी हैं, अब थर्ड टाइप पे आ जाते हैं, डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया क्या है? ये स्वेयर लैक ऑफ एबिलिटी है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें कमी होती है, वो परफॉर्म नहीं कर सकते, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा होता है बच्चे को। और ये भी किसकी वजह से होता है? ब्रेन डिसऑर्डर है ये भी। इसका भी ताल्लुक किससे है? न्यूरॉन से है, ब्रेन से है हमारे। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे की बैड काउंटिंग होती है, काउंटिंग उसकी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। वो अगर उसको बच्चे को काउंटिंग याद करवा रहे हैं ना, तो वो 1 2 3 4, 4 के बाद वो 5 नहीं कहेगा, 6 पे आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो वो इस तरह की गलतियां करेगा। 11 को वो कुछ 11 में उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगी, 12 में उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगी, वो 13 को 30 समझेगा, ठीक है। और जब वो 12 लिख रहा है तो वो समटाइम 12 को 21 कर देगा। तो इस तरह के सेम सेम जो चीज़ें हैं वो एक एक दूसरे के साथ जो है वो कंपैरिजन नहीं कर सकता। इसके साइंस और सिम्टम्स को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें ना लैंग्वेज भी प्रॉब्लम भी होता है बच्चे को, कि मैथ में वो लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको बताया कि वो ठीक से वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा होता, 11 नहीं कर पा रहा होता, 12 नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, लैंग्वेज इश्यूज भी होते हैं उसको। या फिर प्लस क्वेश्चन, प्लस है तो प्लस को वो मल्टीप्लाई कर, प्लस को वो हाँ जी, प्लस को वो डिवीजन कर देगा और डिवीजन को वो प्लस कर देगा। इस तरह के भी होते हैं। रीडिंग मतलब रीडिंग करते हुए भी प्लस माइनस में उसको वो डिफिकल्टी होती है। जो लंबे डिवीजन के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको सॉल्व करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है बच्चे को। मैथ कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मैथ का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा होता कि जब उस बच्चे को जजर का क्वेश्चन करवा रहे हैं या फिर हम फीसद का क्वेश्चन करवा रहे हैं या अलजबरा का कोई भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा होता। बच्चा शो करता है ये कि कॉन्सेप्ट समझने में बच्चे को डिफिकल्टी हो रही होती है। टीचर ऑब्जर्व कर रहा होता है कि बच्चा मैथ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, जो क्वेश्चन समझाया जा रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो इससे पता चलता है, ठीक है। क्वांटिटी में, प्लेस वैल्यूज में उसको प्रॉब्लम हो रहा होता है, नंबर लाइंस में प्रॉब्लम हो रहा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का नहीं उसे पता चल रहा, ठीक है। कैरिंग एंड बोरोइंग, ठीक है, उसका नहीं पता चल रहा, हासिल करदा का नहीं उसको पता चल रहा। मनी एक्सचेंज प्रॉब्लम होता है बच्चे को, ठीक है। मनी एक्सचेंज के मैंने 100 रुपया दिया तो उसमें से 50 मैंने कैसे वापस ले, पीछे कितने बचने हैं, ठीक है। मनी को हैंडल करने में, मनी को काउंट करने में, मनी को कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा होता है उसको। पैटर्न्स प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो ही नहीं समझ आ रहा बच्चे को। एडिंग में, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाई, इस तरह के क्वेश्चंस में उसको इशू हो रहा है। सब्ट्रैक्टिंग कहते हैं माइनस के क्वेश्चंस को, और डिवाइडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, अब 3 6 और 9, ठीक है। एक ऐसी स्टेटमेंट है बच्चे को दे दी है कि 3 6 9, 9 के बाद 12, मतलब 3 3 के गैप से एक स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है। तो अब बच्चे को नहीं अब हमने लिखा है 3 6 9, उसके बाद हमने स्पेस छोड़ दिया, फिर हमने 3 जो है वो बढ़ा के फिर लिख दिया, फिर 3 बढ़ा के फिर हमने स्पेस छोड़ दिया। अब बच्चे को ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे टीचर ने जो है वो 3 3 की स्पेस से वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो मैंने भी 3 की स्पेस से, 9 के बाद 12 आ रहा है तो मैंने भी 3 की स्पेस से जो है वो आगे चलना है। तो वो बच्चे को इस तरह के इश्यूज होते हैं, ठीक है। सीक्वेंस प्रॉब्लम होता है बच्चे को। स्टेप प्रॉब्लम होता है, स्टेप बाय स्टेप मैथ को नहीं कर सकता। टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ठीक है, या 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता बच्चे को। डेज का नहीं पता होता कि 1 महीने में कितने डेज होते हैं, साल में कितने डेज होते हैं, ठीक है, 1 महीने में कितने वीक्स आते हैं, ये इस चीज़ का पता नहीं चल रहा होता बच्चे को।
वर्ड प्रॉब्लम होती है। अब डायग्नोसिस कौन कौन से हैं डिस्कैलकुलिया के? इसमें ना डिस्कैलकुलिया को डायग्नोज करने के लिए एक स्क्रीनर टेस्ट लिया जाता है। इसमें डॉट्स लगा दिए जाते हैं, छोटे छोटे डॉट्स लगा दिए जाते हैं, फिर वो बच्चे को कहते हैं कि अब इन डॉट्स को काउंट करो। बच्चा कुछ डॉट्स सम मिक्स कर देगा, मिस कर देगा, या फिर कुछ डॉट्स गिनते हुए यूं करेगा कि 1 2 3 4, 4 के बाद 5। ये काफी बच्चों के साथ ऐसे इश्यूज मैंने देखे हैं जो 5 तो उनको याद ही नहीं होता। कब मतलब मैं ट्यूशन भी देती थी तो बच्चे समटाइम 5 में बहुत ज्यादा 5 को जंप कर जाते थे, डायरेक्ट 6 पे चले जाते थे। तो इसी तरह बच्चे को डॉट्स लगा के दे देंगे, उन डॉट्स को गिनो, तो वो बच्चा जो है वो जब उनको काउंट करेगा तो वो फिर, या फिर उसको डॉट्स लगा के देंगे वो, तो वो बताएंगे कि 2 डॉट्स और 2 डॉट्स कितने होते हैं, तो वो इनको प्लस भी नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से ये स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है इसका। इसके अलावा कॉपी पे कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है बच्चे को, या फिर बच्चे की मेमोरी को चेक करने के लिए कुछ कॉपी पे शेप्स बनाई जाती हैं, डिजिट्स की शेप बना दी जाती हैं, ठीक है, कोई बॉल्स बना दी जाती हैं, उनको काउंट करने के लिए कहा जाता है। अच्छा, जनरल टेस्ट लिया जाता है बच्चे की जो वर्किंग मेमोरी है उसको चेक करने के लिए। इसके अलावा एफएमआरआई टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, ये फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट होता है। मैथ का टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, बच्चे से मैथ का टेस्ट लिया जाता है। किसी भी किस्म के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे ताकि बच्चा जो है वो उनको सॉल्व करके दिखाए, तो इससे पता चल जाएगा कि बच्चे को जो है वो किस तरह की डिफिकल्टीज हो रही हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसमें ज्योमेट्री का टेस्ट ले सकते हैं आप, अलजबरा का टेस्ट ले सकते हैं, मैथ में किसी भी किस्म का टेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, इसमें भी कैलकुलेशन ही करवाई जाती है बच्चे से। अच्छा, अब डिस्कैलकुलिया की टाइप्स पे आ जाते हैं कि डिस्कैलकुलिया की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सेमेंटिक मेमोरी पहली क्या है? सेमेंटिक मेमोरी है डिस्कैलकुलिया की। और ये इसमें ना लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी जो चीज क्वेश्चन है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए लंबे अरसे तक बच्चे को याद नहीं रहता, बल्कि बच्चा जो है वो एक बार क्वेश्चन कर लिया फिर उसे भूल जाएगा, ठीक है। मतलब कि फाइनल एग्जाम्स में बच्चे को क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस के जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी उनका कॉन्सेप्ट है वो मिक्सअप हो रहा होता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बच्चा जो है वो मतलब थोड़े से टाइम के लिए तो उसे समझ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से प्लस करना है, यहाँ से माइनस करना है, आगे जाके इसका जो है वो यहाँ से कंक्लूड करना है, और आगे जाके इसका आंसर यूँ निकालना है, डिवाइड कहाँ पे करना है, ये चीज़ समझ आ जाएगी उसे। लेकिन चंद दिनों के बाद वो बच्चा भूल जाएगा उसे। तो ये हमारा क्या है? सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है, डिस्कैलकुलिया की। प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट सेकंड टाइप क्या है? प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट। इसमें बच्चे को कॉन्सेप्ट ही, उसमें कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा था ना कुछ ना कुछ, लेकिन लंबे अरसे के लिए याद नहीं। इसमें क्या है? इसमें टोटली कॉन्सेप्ट ही नहीं बच्चे को समझ आता डिस्कैलकुलिया में। ये प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट में, ठीक है, डिस्कैलकुलिया की जो टाइप है इसमें बच्चे को नहीं समझ आता। ये कंपटीशनल जो स्ट्रेटजीज होती है ना, उनमें खुद को इमेच्योर समझता है बच्चा कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, बाकी बच्चे कर लेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इस कंपटीशन में नहीं आ सकता। ये वो इस तरह की सोच होती है बच्चे की, वो खुद को इमेच्योर समझ रहा होता है। हाँ, और थर्ड टाइप इसकी क्या है? वर्किंग मेमोरी डिस्कैलकुलिया। अच्छा, इसमें क्या होता है? चाइल्ड की इसकी जो वर्किंग मेमोरी है ना वो पुअर होती है। जो चिल्ड्रन की नॉर्मल नॉर्मल चिल्ड्रन है ना, उनकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो अच्छी नहीं होती। मीन्स के ये शॉर्ट टर्म, मतलब उसमें हमारी जो फर्स्ट टाइप थी उसमें तो था ना कि लंबे अरसे के लिए, इसमें इसमें वो याद ही नहीं रख पाता, वर्किंग मेमोरी उसकी होती ही नहीं है, ठीक है। अब कॉजेज कौन कौन सी हैं डिस्कैलकुलिया की? वही हेरिडेटरी होती है, ठीक है, इसमें पेरेंट्स उसके सिबलिंग्स सेम हो सकते हैं, ठीक है, मीन्स के पेरेंट्स में भी जो है वो मैथमेटिकल इश्यूज हो सकते हैं, और सिबलिंग्स में भी हो सकते हैं इंडिविजुअल के, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। अल्कोहल यूज किया जाता है, ठीक है, अगर अल्कोहल यूज कर लिया जाए तो फिर बच्चे को जो है वो डिस्कैलकुलिया हो सकता है। ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाता है, ठीक है, ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हो पाता। ब्रेन इंजरी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, ब्रेन इंजरी की वजह से भी डिस्कैलकुलिया हो सकता है। अच्छा, हमारी जो फ्रंटल और पेरिटल लोब है ना, मैंने बताई थी कि हमारी पेरिटल लोब हमारे कान से ऊपर वाली साइड पे तो होती है थोड़ी सी, और जो हमारी फ्रंटल लोब है वो फ्रंट पे होती है, ठीक है। तो इसके सेंटर में जो एक पार्ट होता है एंगुलर गायरस, ठीक है, वो इंजरी की वजह से अगर वो इफेक्ट हो जाए तो डिस्कैलकुलिया हो जाता है, ठीक है, एंगुलर गायरस की वजह से। ये पूछा भी जा सकता है, ये चीज याद रखिएगा कि एंगुलर गायरस डिस्कैलकुलिया ब्रेन के कौन से पार्ट के डैमेज होने की वजह से होता है, तो ये एंगुलर गायरस की वजह से होता है, ठीक है। एजुकेशनल अप्रोचेस देख लेते हैं कौन कौन सी हैं।
कलर पेंसिल्स बच्चे को ना डिफरेंट कलर्स की पेंसिल दे दें, उसके साथ फिर बच्चे को डिजिट लिखने के लिए कहें, डिफरेंट कलर के डिजिट लिख दें बच्चे को, ठीक है, 1 है 2 है। अब बच्चा जो है वो 1 लिख रहा है तो वो जो है वो कलर पेंसिल के साथ लिखेगा। अब जब उसने 2 लिखना है तो वो रेड कलर के पेंसिल के साथ लिखेगा। तो इस तरह से डिफरेंट कलर पेंसिल्स बच्चे को दे दें प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर पे बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं, बार बार ड्रिल प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। मैथ की जो डायग्राम्स हैं वो बनवाएं बच्चे से, ठीक है, मैथ कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए। वर्ड प्रॉब्लम अच्छा पिक्चर्स जो हैं वो ड्रा कर दें बच्चे के सामने। जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 के सामने 2 बॉल्स बना दें, एक बॉल जो है वो रेड और दूसरी ब्लू बना दें, ठीक है। तो वो बच्चा जो है वो इस तरह, फिर बच्चा अगर वो 2 को नहीं पहचान पा रहा तो वो चीज़ों को काउंट करके सीख लेता है। फिंगर स्क्रैच पेपर दे दें बच्चे को, ठीक है, उसके ऊपर ना चिप लगी हुई होती है पेपर के ऊपर। ये इस तरह के होते हैं, ये मैंने कभी देखे नहीं है, होते होंगे कोई। इसके अलावा ग्राफ पेपर दें बच्चे को यूज करने के लिए। ग्राफ पेपर वही मैंने बार बार बताया कि उसमें पेयर बना दें, ठीक है। बच्चे को ना, बच्चे का जो है वो एक असिस्टेंट बना दें, वो असिस्टेंट बच्चे को बार बार गाइड करता रहेगा कि आप मैथ के क्वेश्चंस में हमारे ग्रुपिंग बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं ना बच्चों को। जब मैथ करवाते हैं हमारे रेगुलर स्कूल्स में ऐसे होता है कि बच्चों के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, 3-3 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है। फिर उनको कहते हैं कि एक असिस्टेंट, ठीक है, 4 बच्चों का अगर ग्रुप है तो उसमें एक असिस्टेंट दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह से 2 बच्चों का अगर ग्रुप है तो उसमें एक असिस्टेंट होता है, तीसरा जो है वो असिस्टेंट होता है, ठीक है। तो वो बच्चे जिनका मैथ बहुत अच्छा होता है उनको एज असिस्टेंट ग्रुप में जो है वो बना देते हैं, पेयर्स बनाते हैं बच्चों के, और उसके साथ एक असिस्टेंट होता है, ठीक है। मिनीमोनिक्स बच्चे को जो है वो चीज़ें कंपेयर करके याद करवाएं, ठीक है, कोई मिनीमोनिक्स स्ट्रेटजीज को यूज़ करें। अच्छा, मैथ टीचर जो है वो म्यूजिक के साथ बच्चे को काउंटिंग याद करवा दे, या रिदम, ठीक है, रिदम के साथ। अच्छा, अब ना एक और ये टाइप नहीं है डिस्कैलकुलिया की, बल्कि ये टाइप ही है डिस्कैलकुलिया की। ये क्या होती है, ए कैलकुलिया, ठीक है। एक डिस्कैलकुलिया होता है, डिस्कैलकुलिया की अपनी 3 टाइप हैं, और एक ए कैलकुलिया होता है। एक डिस्कैलकुलिया, एक ए कैलकुलिया। अब ए कैलकुलिया क्या है, इसको देखें तो ये ना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को नंबर्स समझने में और सिंपल हिसाब जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह, मतलब सिंपल सिंपल सी जो चीजें हैं ना, वो उसका बेसिक मैथ ही कमजोर होता है, बेसिक मैथ, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम अक्सर दिमाग के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचने की वजह से होता है, जैसे स्ट्रोक या ब्रेन इंजरी। और वो किसकी वजह से होता है, वो आपको बताया था मैंने, फ्रंटल लोब और हमारी टेम्पोरल लोब, इसके सेंटर में कौन सा पार्ट होता है, एंगुलर गायरस, उस पे अगर चोट लग जाए तो ये होता है। अच्छा, ये जो हमारा डिस्ग्राफिया है ना, वो तो बचपन से हो सकती है, लेकिन डिस्कैलकुलिया जो, सॉरी, जो हमारा डिस्कैलकुलिया है वो तो बचपन से हो सकता है, पैदाइशी हो सकता है, लेकिन जो ए कैलकुलिया है ना, वो इंजरी की वजह से ही होता है, ठीक है। ये एक कैलकुलिया क्या है, ये एक एक्वायर्ड कंडीशन है, और यूजुअली ड्यू टू एन एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट की वजह से ही होती है, और ये बोर्न से नहीं होती। अच्छा, इसमें ट्रबल्स को देख लेते हैं, मुश्किलात कौन कौन सी आती हैं बच्चे को। सिर्फ मैथ में ही इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसके अलावा ए कैलकुलिया में, अलजबरा में भी प्रॉब्लम होता है बच्चे को, बेसिक मैथ में भी प्रॉब्लम होता है। बेसिक मैथ को जो है वो ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो रहा होता है बच्चों को। जैसे 2+2 का क्वेश्चन है ना, जिसको ए कैलकुलिया होगा, 2+2 का क्वेश्चन भी वो इजीली सॉल्व नहीं कर सकेगा। 2+2 उससे पूछो क्या होता है तो वो नहीं बताएगा आपको कि 2+2 क्या होता है। इसके अलावा सिंपल अरिथमेटिक टास्क में बच्चे को प्रॉब्लम होता है। अच्छा, डिफरेंस क्या है डिस्कैलकुलिया में और ए कैलकुलिया में। ए कैलकुलिया जो है ना वो डिस्टिंग्विश है, मीन्स के वो फ्रॉम डिस्कैलकुलिया से, ठीक है। जो डिस्कैलकुलिया है वो अक्वायर्ड नहीं है, जो ए कैलकुलिया वो अक्वायर्ड है, और लेट लाइफ में होता है ये ए कैलकुलिया। और ये ड्यू टू किसकी वजह से होता है, न्यूरोलॉजिकल इंजरी की वजह से, स्ट्रोक की वजह से। और डिस्कैलकुलिया क्या है, ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है। अच्छा, ए कैलकुलिया की भी 2 टाइप्स हैं, और ये किसने दरियाफ्त की थी, हंस बर्गर ने 1926 में इसने ए कैलकुलिया की 2 टाइप्स दरियाफ्त की थी, ठीक है। एक थी प्राइमरी ए कैलकुलिया और दूसरी थी सेकेंडरी ए कैलकुलिया। प्राइमरी ए कैलकुलिया क्या है, एक मिनट।
अच्छा, इसमें ना सिर्फ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो है ना वो वीक होते हैं इंडिविजुअल के, ठीक है, और अरिथमेटिक डिफिकल्टी होती है, ऑरल और रिटन कैलकुलेशन भी वीक होती है बच्चे की। इसमें सिर्फ टाइप्स ही याद रखने की चीज़ है, इसमें कोई ऐसा जितना नहीं, बस यही ए कैलकुलिया की टाइप्स ही पूछी जाती हैं, इतना डिटेल में नहीं, बस साइंस और सिम्टम्स को ज़्यादा याद रखें आप लोग और सिर्फ टाइप्स को याद रखें। अच्छा, ये न्यूरो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है। सेकेंडरी ए कैलकुलिया, ये भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। अदर कॉग्निशन जो माइंड है हमारा, जो हमारी अदर कॉग्निटिव स्किल्स हैं उनके वीक होने की वजह से होता है। डेफिशिएंसी कॉग्निटिव जो प्रॉब्लम्स हैं वो हों, ठीक है। इसमें जो है ना किस तरह के अफेजिया हो सकता है बच्चे को, मीन्स के उसे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जो हमारा सेकेंडरी टाइप है इसकी, एक कैलकुलिया की। इसमें एलेक्सिया होता है, इसमें मैथ रीडिंग प्रॉब्लम होता है। एलेक्सिया में क्या होता है, मैथ रीडिंग प्रॉब्लम होता है। एक ग्राफिया क्या होता है, ग्राफिया में मैथ राइटिंग प्रॉब्लम होता है। फ्रंट, और इसमें क्या होता है, फ्रंट लोब जो है वो डैमेज होती है, और इसमें बच्चे की जो अटेंशन होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। अच्छा, अब डिस्कैलकुलिया के ना साइंस और ठीक है, ठीक है। डिस्कैलकुलिया के कुछ साइंस और सिम्टम्स रह गए थे, मैं पीछे बताना भूल गई थी, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। नंबर्स को समझने में प्रॉब्लम होती है, वो 5 और 9 का पहले भी बता चुकी हूँ कि समझ नहीं आता, या 12 और 29 को मिक्स कर देते हैं, ये भी मैंने आपको पहले बताया है। काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये ठीक है, सारे हो चुके हैं, तो इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट देख लेते हैं, ट्रीटमेंट क्या है। तो ये इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें क्या करते हैं, बच्चे को बार बार मैथ करवाने के लिए जो है ना वो बार बार उसको एक्सरसाइज दी जाती है कि आप ये क्वेश्चन बार बार करवाएं, एक क्वेश्चन को 5-5 बार करवाएं, 6-6 बार करवाएं, बार बार करवाएं इससे, ठीक है। लास्ट के क्वेश्चन जितनी बच्चे को प्रैक्टिस करवाई जाएगी उतनी बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। तो इसमें बच्चे को बस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते हैं, ऐसे और कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये कंप्लीट हो चुका है। देन इंशाल्लाह कल हम स्लो लर्नर के साथ आएंगे और अपना स्टार्ट करेंगे आगे कंटिन्यू लेक्चर। जी सर, क्वेश्चन ले लें या फिर? इसमें ना काफ़ी हद तक चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच भी कर रही थी, मिलती जुलती भी थी, तो कंफ्यूजिंग है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में बेशक ना जाइएगा। इसमें टाइप्स और जो डेफिनेशन है इनकी सबकी अलग अलग से, और लर्निंग डिसेबिलिटी की अपनी, और इसके साइंस और सिम्टम्स, बस ये याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, मेरी आवाज़ भी आ रही थी किसी को, या फिर मैं ऐसे ही बोलती जा रही थी? नहीं आती, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, फिर हम क्वेश्चन ले लें बच्चों से। जी जरूर। स्टूडेंट आप क्वेश्चन करें। जी स्टूडेंट्स, आप हैंड रेज के बगैर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बस इंटरप्ट मत कीजिएगा एक दूसरे को। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शराज है। अच्छा, पूछना ये चाह रहा हूँ, डिस्कैलकुलिया की ये टाइप्स जो बताई हैं वो एक दो दोबारा बता दीजिएगा। अच्छा शराज, इससे पहले कि मैम आपको जवाब दें, एक ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, कुछ टाइम पहले अपलोड हुआ है सीआर फाउंडेशन पे, वो आप जाके देख लीजिएगा। आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपका माइक एंड कैमरा दोनों ऑन होते हैं, तो ये मतलब समटाइम्स तो चल जाता है, लेकिन समटाइम्स आप किसी और मीटिंग में या किसी और जगह पे जाते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अभी भी कैमरा आपका ऑन है, तो जब आप मीटिंग ज्वाइन करने लगते हैं ना, आस्क टू ज्वाइन दबाते हैं, उससे पहले आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं कि आप कैमरा और माइक दोनों को ऑफ कर सकते हैं। तो आपको फिर जो बेस्ट है वो यही है कि आपको ऑफ करके जाना चाहिए मीटिंग के अंदर। जी मैम। इंशाल्लाह खैर। जी, इसमें एक प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट, वर्किंग मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी, सॉरी, हाँ जी बिल्कुल। जी ठीक हो गया। किसी और का सवाल? ओके, आई गेस सवाल नहीं है, तो हम वाइंड अप की तरफ चलते हैं। सब वाइंड अप की तरफ चले। यस, तो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। आपका कोई भी सवाल होगा तो आप ग्रुप में पूछ लेंगे, और आज की क्लास के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है स्लो लर्नर, ठीक है। एक्चुअल में स्लो लर्नर होता क्या है? जो एक इंडिविजुअल नॉर्मल है ना, उसका जो आईक्यू लेवल है वो 100 से 110 की रेंज में होता है, ठीक है। और एक जो टीचर है उसका आईक्यू लेवल कितना होता है? 120 या 120 प्लस, ठीक है, 120 या इससे अबव। और जो ऑर्डिनरी पर्सन होगा उसका आईक्यू लेवल 150, 140
या 140 से अबव, ठीक है, तो ये होता है ऑर्डिनरी का आईक्यू लेवल। देन देखते हैं कि स्लो लर्नर का आईक्यू लेवल कितना होता है, वो 70 टू 90 की रेंज में होता है, या 70 प्लस होगा, 70 से अबव होगा, या 90 से ऊपर नहीं होगा, 91 भी नहीं होगा, ठीक है, 90 तक होता है स्लो लर्नर का जो आईक्यू लेवल होता है। तो देखते हैं कि स्लो, और उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है ना, वो नॉर्मल के अकॉर्डिंग नहीं होगी, मतलब उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा स्लो होगी। वो सीखेगा तो सही, लेकिन एक नॉर्मल जो विदाउट स्लो लर्नर इंडिविजुअल है उसकी निस्बत स्लो होगी, ठीक है। अगर एक बच्चा है, ठीक है, वो 1 साल की उम्र में चलना सीख रहा है, विदाउट स्लो लर्नर है, वो 1 साल की उम्र में चलना सीख रहा है, तो जो स्लो लर्नर है वो उस कुछ ना कुछ ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। slow learner a slow learner is a child of below average intelligence IQ level 70 to 90, ठीक है, whose thinking skills has developed significantly more slowly, ठीक है, significantly more slowly, उसकी जो thinking skills हैं, उसकी जो सोचने समझने की सलाहियत है, वो भी more slowly, बहुत ज्यादा slowly developed होती हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल नॉर्मल है उसके मुकाबले में। अच्छा, दिस चाइल्ड विद गो थ्रू द सेम बेसिक, ठीक है, लेकिन वो जा सकता है बेसिक डेवलपमेंट में, वो जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है उस तक जा सकता है, ठीक है, वो सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकता है, लेकिन वो लर्न कैसे करेगा, उसकी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो स्लोली होंगी, वो प्रोसेस स्लोली करती हैं, ठीक है, वो लर्न, उसको जो भी आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं या जो भी कुछ उसको सिखाना चाह रहे हैं, वो स्लोली स्लोली जो है वो सीखता है, ठीक है। अब इसके जो डायग्नोसिस हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से डायग्नोसिस हैं, मतलब स्लो लर्नर को डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है ना वो डिफरेंट किस्म के टाइप्स से जो है वो इंडिविजुअल को असेस किया जाता है। सबसे पहले है मेंटल लेवल ऑफ आईक्यू टेस्ट। बच्चे का सबसे पहले मेंटल लेवल चेक किया जाता है उसके जरिए, आईक्यू टेस्ट के जरिए, ठीक है, इंडिविजुअल का। इसमें नंबर 1 पे कौन सा टेस्ट है, मैनचेस्टर टेस्ट है, ठीक है, उसके जरिए इंडिविजुअल को असेस किया जाता है कि क्या इसकी सोचने समझने की सलाहियत को, उसमें ना पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स की शेप बनी होती है, कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स बच्चे को दिखाए जाते हैं, ठीक है, उसका मतलब उसको उसकी विजन के जरिए उसको जो है ना वो डायग्नोज किया जाता है। अच्छा, उसकी जो जनरल एबिलिटी है ना उसको चेक करने, उसको देखने के लिए मैनचेस्टर जनरल एबिलिटी टेस्ट यूज किया जाता है, ठीक है, इसका क्या नाम है, मैनचेस्टर जनरल एबिलिटी टेस्ट, और ये 13 से 14 साल के बच्चे के लिए यूज किया जाता है इस टेस्ट को, ठीक है। आगे चलते हैं, सॉलसेंस इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, सॉलसेंस इंटेलिजेंस टेस्ट, ये भी कुछ ऐसा ही पैटर्न टाइप टेस्ट होता है, इसमें पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, और पैटर्न्स से बच्चे को असेस किया जाता है, बच्चा किस हद तक जो है वो चीज़ों को एक दूसरे के साथ मैच कर सकता है, ये इस तरह से बच्चे को जो है ना वो टेस्ट किया जाता है। इसकी जो एब्रीवेशन है ना वो SIT है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 3rd नंबर पे देखते हैं नॉन रीडर इंटेलिजेंस टेस्ट। ये नॉन रीडर, ठीक है, ये मतलब इसमें रीडिंग नहीं करवाई जाती, नॉन रीडर होता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, सॉरी, नॉन रीडर टेस्ट है, मतलब कि ये इसमें ना रीडिंग करवाई जाती है, वो केस से था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, ओके। अच्छा, ये ना वर्बल टेस्ट होता है और ये 6 से 9 साल की उम्र में बच्चे से लिया जाता है, इसमें कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं, ठीक है, वर्बली बच्चे जो बच्चे के साथ कम्युनिकेट किया जाता है, बच्चे से कुछ चीजों के बारे में पूछा जाता है, कैट, जिस डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो बच्चे से पूछा जाता है उसकी लैंग्वेज किस हद तक डेवलप है, ठीक है, वो बच्चा जो है वो स्पेलिंग को किस हद तक रीड कर सकता है, 6 से 9 साल के बच्चे का ये लिया जाता है, ठीक है। जैसे डिफरेंट वर्ड्स लिख देंगे, फिर बच्चे से कहेंगे इनको रीड करे, वो रीड करके फिर इस चीज, ये वर्बल टेस्ट होता है, वर्बल कम्युनिकेट किया जाता है बच्चे से, क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, इस तरह से ही होता है। और अच्छा, नेक्स्ट है रेवन कलर प्रोग्रेसिव मेट्रेसी, ठीक है, ये 5 से 11 साल के बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, इसमें भी पैटर्न्स होते हैं, पिक्चर्स वगैरह होती हैं, ये इसी तरह से असेस किए जाते हैं ये सारे जो टेस्ट होते हैं। वेचलर इंटेलिजेंस टेस्ट, कॉफमन टेस्ट, ये सारे जो है ना वो रीडिंग के थ्रू लिए जाते हैं, ठीक, कॉफमन टेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट है रॉसचेच, ठीक है, ROSCHACH, रॉसचेच टेस्ट है, ठीक है, इसके जरिए भी इंडिविजुअल को चेक किया जाता है। इन टेस्ट को इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस टेस्ट के नाम याद हो तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएं। इसमें रीडिंग स्किल्स जो है वो अब रीडिंग स्किल पे आ जाते हैं, नंबर 1 में ये सारे टेस्ट इंक्लूड थे, ठीक है। अब रीडिंग स्किल में देखते हैं कि रीडिंग स्किल को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं।
इसमें वर्ड रिकग्निशन होती है, बच्चे की वर्ड रिकग्निशन को चेक किया जाता है। इसमें भी ऐसा होता है कि बच्चे को ना डिफरेंट वर्ड्स लिख के दे दिए जाते हैं, फिर उससे पूछा जाता है कि बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड भी लिखे जा सकते हैं, कुछ इजी वर्ड भी लिखे जा सकते हैं, तो इससे बच्चे की जो है ना वो चेक की जाती है, वर्बली उसको असेस किया जाता है। कंप्रीहेंशन देखी जाती है बच्चे की कि कंप्रीहेंशन वो किस हद तक कर सकता है, ठीक है। एक मतलब एक ऐसे है, उसको ऐसे को पढ़ के उसके बाद उसको कंप्रीहेंशनली जो है वो अगर हमने एक्सप्लेन करना हो तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, इसको चेक किया जाता है। वोकेबलरी चेक की जाती है बच्चे की, स्पेलिंग चेक किए जाते हैं, फोनिक चेक किए जाते हैं, ठीक है, कि फोनिक्स किस तरह से है। बच्चे से पूछा जाता है कि ए से बनने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, सी से बनने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं, या फिर कैन लिख देंगे तो पूछेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो इस तरह से फोनिक्स देखे जाते हैं, ठीक है। अब इंडियन कौन कौन से हैं, ठीक है। ये बर्ट वर्ड रीडिंग टेस्ट है, बर्ट वर्ड रीडिंग टेस्ट, ठीक है। ये 1958 में दरियाफ्त हुआ था। इनका बस इतना ही याद रखना कि ये कब दरियाफ्त हुआ था। और ये 4 से 15 ईयर के बच्चों का लिया जाता है। कार्वर वर्ड रिकग्निशन टेस्ट, ठीक है, इसमें भी वर्ड रिकग्निशन को चेक किया जाता है। नेम में ही थोड़ा सा फर्क है, लेकिन उसी तरह से इसको यूज किया जाता है। 1970 में ये दरियाफ्त हुआ था, और ये 4 से 16 ईयर के एज के बच्चों का होता है, सॉरी 4 से 6 ईयर के बच्चों का लिया जाता है, ठीक है। होल बोर्न रीडिंग स्केल, होल बोर्न रीडिंग स्केल, ठीक है, ये 1948 में दरियाफ्त हुआ था, ठीक है। और ये 5 से 11 साल के बच्चों का लिया जाता है। अच्छा, अब ग्रुप टेस्ट को देख लेते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। डेनियल्स एंड डाइक, ठीक है, ये 1959 में, और 6 से 14 साल के बच्चों का लिया जाता है। किंगस्टन टेस्ट 1958, 7 से 11 साल के बच्चों का लिया जाता है। अच्छा, यंग ग्रुप रीडिंग टेस्ट होते हैं, कुछ यंग बच्चे जो हैं उनका किस तरह से टेस्ट लिया जाता है। ये 1969 में दरियाफ्त हुआ था कि यंग बच्चों के टेस्ट भी लिए जाएं। ये 6 से लेकर और 11.3 के एज के बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। राइटिंग स्किल्स हैं। अच्छा, राइटिंग स्किल में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। वेचलर एक तो टेस्ट आता है जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, और ये एक तो वर्बली भी यूज किया जाता है, उसके अलावा ऑल्सो यूज फॉर राइटिंग के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। कॉफमन टेस्ट है, और ये भी राइटिंग के लिए यूज किया जाता है। मैथ स्किल्स के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, सॉरी मैथ स्किल के लिए, यस, मैथ स्किल के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज किए जाते हैं। मैथ स्किल की एबिलिटीज को चेक करने के लिए डिफरेंट टेस्ट यूज किए जाते हैं। टोमा, ठीक है, टोमा 3 टेस्ट यूज किया जाता है मैथ की एबिलिटीज को, उसका नाम ही टोमा 3 है, ठीक है। ये टेस्ट यूज किया जाता है मैथ की एबिलिटीज को चेक करने के लिए। बच्चे को डिफरेंट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, काउंटिंग दे दी जाएगी, प्लस माइनस करने के लिए बोला जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ डॉट्स लगा दिए जाएंगे, या फिर बॉल्स बना दी जाएंगी, डिफरेंट शेप्स बना दी जाएंगी, उससे काउंटिंग करवाई जाएगी कि वो काउंटिंग में किस हद तक बेटर है, या लर्न करने किस तरह से वो लर्न कर पा रहा है। की मैथ 3, ठीक है, दूसरा टेस्ट कौन सा, की मैथ 3, इसका नाम ही की मैथ 3 है। इसमें भी इसी तरह से बच्चे को कीज जो है वो दे दी जाती हैं, कीज के जरिए बच्चा वो चीजें सीख रहा होता है, ठीक है, मतलब डायग्नोज किया जाता है कि मैं, ठीक है। अच्छा, इन टेस्ट से जो है वो बच्चे को डायग्नोज किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्या किया जाता है, मेडिकल हिस्ट्री भी ली जाती है बच्चे की, बर्थ हिस्ट्री ली जाती है, मेडिकेशन हिस्ट्री ली जाती है, ठीक है, और पर्सनल ऑब्जर्व किया जाता है बच्चे को, ठीक है, उसकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी की जाती है, उसके घर वालों का बैकग्राउंड पूछा जाता है, और क्लासरूम में बच्चा किस तरह से है, ठीक है, इन क्लासरूम की उसकी हिस्ट्री ली जा सकती है। स्कूल की हिस्ट्री ली जाती है, एट होम घर की हिस्ट्री, एट मार्केट, ठीक है, मार्केट की हिस्ट्री उसकी ली जाती है कि मार्केट में वो किस तरह से चीजें अगर लेने देने में किस तरह का है, ठीक है, मनी एक्सचेंज में वो किस तरह से पार्टिसिपेशन करता है, ये वो ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो मेजर किया जाता है इसमें। और आई साइड और हेयरिंग टेस्ट भी उसके लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ चीजें दिखा कर और कुछ चीजें सुनवा कर जी आगे चलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, स्लो लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे है शॉर्ट मेमोरी। इनकी ना मेमोरी शॉर्ट होती है, लेट मतलब लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी चीज इनको याद नहीं रहती है, ठीक है। आपने आज अलिफ बे सिखाई है ना, 1 मिनट दीजिए। अच्छा, मेमोरी बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। आज रीडिंग मतलब एक पेज की आज रीडिंग करवाई है, कल सुनेंगे तो कल वो नहीं अच्छी होगी, या 10 दिन बाद सुनेंगे तो वो उसको याद नहीं होगा, या फिर ऑरली आपने कोई भी टेस्ट दिया हुआ है 2-3 दिन बाद उससे जो है वो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो वो उसको याद नहीं होगा, वो ठीक से टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज्यादा पुअर होती है।
वो सम टाइम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, क्वेश्चन आंसर सेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा होता, ठीक है, लेक्चर्स जब डिलीवर कर रहा हो टीचर, तो बच्चा जो है वो अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर लेता है, ठीक है, इसलिए वो चीज़ों को लर्न नहीं कर पाता। वो इस बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए अपनी अटेंशन को एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता। अच्छा, स्लो रिएक्शन, अगर बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो वो अपना रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा स्लोली दे रहा है, ठीक है। और अगर उसको लॉन्गर टास्क आपने दे दिया ना, तो उसमें वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील कर रहा होता है, कि उसको वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स लग रहा होता है, मुश्किल लग रहा होता है कि ये मेरे लिए मुश्किल है, डिफिकल्ट है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अगर उसको कोई लॉन्ग आपने टास्क दे दिया है या लॉन्ग असाइनमेंट दे दिया है, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, इमोशनल इश्यूज होते हैं इंडिविजुअल के साथ, और पुअर रिलेशनशिप, उसका रिलेशनशिप भी दूसरों के साथ बहुत ज्यादा पुअर होता है, ठीक है। और लॉन्ग एब्सेंट, वो बहुत लंबे अरसे के लिए स्कूल से गायब रहता है, आज आया स्कूल में, 2-3 दिन वो स्कूल में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक दिन के लिए स्कूल आएगा, फिर 5-6 दिन, हफ्ता हफ्ता स्कूल नहीं आएगा। तो वो जो बच्चे बहुत ज्यादा एब्सेंट रहते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं, उसकी डेवलपमेंटल, उसकी जो जहनी सलाहियत है वो बहुत कोई खास डेवलप नहीं होती है, वो स्लोली स्लोली बच्चा जो है ना वो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। टीचिंग स्ट्रेटजीज को देख लेते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज स्लो लर्नर के लिए कौन कौन सी यूज की जाती हैं। इसमें टीचर जो है ना वो सबसे पहले बच्चे को चेक करेगा कि ये क्या स्लो लर्नर की कैटेगरी में फॉल भी करता है या नहीं। उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कंडक्ट करेगा टीचर, ठीक है। वो एक टेस्ट कंडक्ट करेगा, फिर वो बच्चे से ऑरली लेगा, रिटन टेस्ट लेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब उसे पता चलेगा ठीक है बच्चा जो है वो स्लो लर्नर की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, फिर टीचर उसके लिए कुछ डिफरेंट कोई मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज करेगा उसको, इंडिविजुअल को सिखाने के लिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए स्लो लर्नर की, उनको एक्टिविटीज के जरिए सिखाया जाए, ऐसी एक्टिविटीज उनको दे दी जाए, ठीक है, कि जिनके जरिए बच्चा जो है वो इजीली सीख ले। लर्निंग थ्रू गेम्स, गेम्स के जरिए बच्चे को लर्निंग करवाएं, जैसे हम ABC अगर बच्चे को याद करवानी है तो वो क्लैपिंग के जरिए आप याद करवा सकते हैं, या फिर 1-2 याद करवानी है वो भी हम क्लैपिंग के जरिए याद करवा सकते हैं, या फिर वो पोएम के जरिए, ठीक है, 1-2-3 इस तरह से डिफरेंट साउंड के साथ बच्चे को याद करवा सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए इनकी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। इसके अलावा ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लो लर्नर के लिए, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। और जो गेम गेम वाला पॉइंट था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंप्यूटर वाला बेस्ड वाला जो है, और जो एक्टिविटी बेस्ड है, ये 3-4 पॉइंट जो है ना, कंप्यूटर वाला इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड और लर्निंग थ्रू गेम और ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज किए जाते हैं स्लो लर्नर के साथ। अच्छा, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बार बार बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। उसको अगर मतलब वर्ड्स रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको बार बार वही वर्ड दें जिसमें उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, पहचानने में प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर उसको कोई वर्ड लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको बार बार उसकी एक्टिविटी करवाएं, ड्रिल बार बार उसको बोलने के लिए कहें। ड्रिल का यही मतलब है कि उसको बार बार करवाएं, बार बार करवाएं। समरी प्रेजेंटेशन, बच्चे को जो है ना वो समरी की सूरत में उससे प्रेजेंटेशन ले लें, उससे कोई लॉन्ग प्रेजेंटेशन ना लें, बहुत ज्यादा ना लें। जैसे हमारे पास एक बहुत लंबी प्रेजेंटेशन है, घंटे की प्रेजेंटेशन है, उसमें हमने मटेरियल को जो है वो अरेंज किया हुआ है, और हमने 1 घंटे में उस प्रेजेंटेशन को, एक इंडिविजुअल जो विदाउट स्लो लर्नर के साथ है वो उसको 1 घंटे में जो है वो सारा प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहा है। लेकिन जो स्लो लर्नर है उसको आप कहेंगे कि आप समरी की सूरत में उसको जो है वो एक्सप्लेन कर दें, चंद मिनट में कर दें, 5 मिनट में, 10 मिनट में, बस इतनी उससे प्रेजेंटेशन ले लें। IP डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें जो स्लो लर्नर है उसका IP जरूर डेवलप करें। IP डेवलप करेंगे, ठीक है, तो फिर उसके वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, तो उसमें बच्चा, उसके बाद उसकी प्लेसमेंट रिकमेंडेशन है। तो ये सारी चीजें IP में आ जाती हैं। हम IP को पहले बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बस IP जो है वो डेवलप करें, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग डेवलप करें, कि बच्चा जो है वो लिखने में मसला कर रहा है, सीखने में मसला कर रहा है, या उसकी सोचने समझने की सलाहियत किस तरह की है, वो सब कुछ असेस करने के बाद उसका IP बनाएं। IP के साथ फिर उसकी जो लर्निंग नीड्स हैं उनको देखें कि कौन कौन सी नीड्स के जरिए बच्चा सीख सकता है, और फिर उसके मुताबिक बच्चे को जो है, और हर 3 माह के बाद उसकी असेसमेंट करें, IP बनाने के बाद हर 3 माह के बाद, और एट द एंड उसकी मीन्स के 1 साल बाद उसकी इवेल्युएशन करें, असेसमेंट करें, ठीक है।
और इसके बाद डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे एवी एड्स हैं। एवी एड्स आपको पता है सबको क्या होती हैं, ठीक है। सिंपल, बहुत सादा और शॉर्ट होमवर्क दिया जाए बच्चे को, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होमवर्क ना दिया जाए कि आप जो है वो एक आप एप्लीकेशन दे रहे हैं बच्चे को याद करने के लिए, होमवर्क के लिए, कि कल इसका टेस्ट होगा या आपने लिख के लानी है। उसके साथ साथ आपने एक ऐसे भी दे दिया, ठीक है, इंग्लिश का। उसके बाद उर्दू में भी आप एक ऐसे, एक स्टोरी और इतना इतना काम उठा के दे रहे हैं। तो वो जो इंडिविजुअल स्लो लर्नर है उसको आप होमवर्क कितना बहुत शॉर्ट देंगे और सिंपल और सादा देंगे। क्वेश्चन आंसर टेक्निक, बच्चे के साथ क्वेश्चन आंसर टेक्निक के जरिए कम्युनिकेट करें, ठीक है। जो भी उसको आपने लेक्चर डिलीवर किया है उससे क्वेश्चन करें। बीच ये नहीं है कि आप लेक्चर डिलीवर करते जा रहे हैं बीच, क्योंकि बच्चा अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर देता है ना लॉन्ग टाइम के लिए, वो अपनी अटेंशन को फोकस नहीं रख पाता। तो इसके लिए क्वेश्चन आंसर टेक्निक को यूज किया जाता है कि बच्चे की अटेंशन डाइवर्ट ना हो, आप इन्वॉल्व रखें बच्चे को अपने साथ, ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो बोर फील ना करे। उसके साथ मतलब आपने एक ऐसे पढ़ा रहे हैं बच्चे को, ठीक है। सबसे पहले आपने कायदे आज़म का ऐसे पढ़ाया, आप उससे बच्चे से क्वेश्चन मींस कि आपने उसको तारीख पैदाइश पढ़ा दी। उसके बाद आपने एजुकेशनल हिस्ट्री पढ़ा दी, अल्लामा इकबाल की, कायदे आज़म की, जो भी आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मींस कि आपने आधा पढ़ा दिया या फिर आपने आधे से कम पढ़ाया। आपने क्या करना है, पहले जितना पढ़ा दिया पीछे से आप क्वेश्चनिंग कर लें कि कायदे आज़म कब पैदा हुए थे, ठीक है, वो कहाँ पे पैदा हुए थे, इस तरह की क्वेश्चनिंग की है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से शुरू की थी और उन्होंने लॉ की डिग्री कब ली थी, ईच एंड एवरीथिंग, इस तरह के क्वेश्चन रेलेवेंट टू टॉपिक क्वेश्चन आप लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर टेक्निक यूज की जाती है। नॉइज डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल भी नॉइज मतलब शोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्री एनवायरनमेंट और फ्रेंडली एनवायरनमेंट बच्चे के साथ। ये नहीं है कि मतलब टीचर बार-बार उसको डर रहा है तो फिर वो उसका यही होगा कि बच्चे के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट ना हो, क्योंकि अगर क्लास में बहुत ज्यादा शोर है या कोई भी दूसरा, उसकी अटेंशन फौरन चलेगी, वो अपनी अटेंशन को उस तरफ ले रही है, उसकी अटेंशन टीचर के लेक्चर से फौरन से हट जाती है। अल्टरनेट टेस्ट, ठीक है, एक इंडिविजुअल अल्टरनेट टेस्ट आप, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने रिटन टेस्ट लेना है तो आप कंप्यूटर पे ले सकते हैं, ठीक है। ओरल टेस्ट लेना है तो आप उससे जो है वो क्वेश्चन आंसर के जरिए ले सकते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसके अलावा उसकी जो कॉग्निटिव बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको भी इन्हेंस करना है टीचर ने, ठीक है। उसके बाद उसकी जो कॉग्निटिव है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है और सोचने समझने की सलाहियत है, उसकी डिफरेंट एबिलिटीज हैं, उस पर टीचर ने काम करना है, उनको इन्हेंस करना है, ठीक है। मींस के स्लो लर्नर वो इंडिविजुअल हैं वो जो कि एक सक्सेसफुल और नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन ये है कि वो हर काम में डिले होते हैं विदाउट स्लो लर्नर, ठीक है। एक जो स्लो लर्नर इंडिविजुअल है डेवलप हुआ था। तो जस्ट ये ही था आज का हमारा टॉपिक। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज्जत कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।